अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 13 किया था और आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हम सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि इससे रिलेट कर रहा है, लिंक कर रहा है। आज हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक ग्रेसिप की बात करेंगे और इसके साथ साथ हम सॉफ्टवेयर पैटर्न्स की बात करेंगे। तो ये समझ लें कि सॉफ्टवेयर पैटर्न्स जो हैं दिस इज़ द बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीक्वेंस डायग्राम की थी और सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं। तो आपके सामने ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने ये कहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हम अंडरलाइन करते हैं, कॉलन के बाद हम अंडरलाइन करते हैं और इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका को अगर ऑब्जेक्ट्स का अगर क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर ये टॉपिक्स आपके लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए आप जो है सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आपने ये कोर्स पढ़ा है तो उसमें आपने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का एक आइडिया आप ले लें। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप इस तरह करें कि नेट पे जाके एक दफ़ा क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इसका थोड़ा सा आप आइडिया ले लें। अगर आप आइडिया ले लेंगे तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत आसान होंगे, क्योंकि जब भी मैंने बात करनी है, मैंने UML में क्लास की बात करनी है, ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है और ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को मैसेज किस तरीके से पास करते हैं मैं उसकी बात करूँगा। मैसेज को हम ऑपरेशंस भी कहते हैं, ऑपरेशंस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस बोलते हैं। अगर हम जावा की टर्मिनोलॉजी में कहें तो इसको मेथड्स बोलते हैं और अगर हम C++ की लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम थी, सेट ऑफ ऑल द ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइंड सिस्टम बिहेवियर। तो ये सिस्टम का बिहेवियर क्या होता है ये उसको डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको इंस्टेंस A कहते हैं, यानी कि क्लास A का इंस्टेंस है, ये क्लास B का इंस्टेंस है। इसके पास एक मैसेज आया है इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस और ये जो फंक्शन है वो इसको लेता है और फर्दर आगे दो मैसेज पास करता है क्लास B के इंस्टेंस को। तो इस तरीके से हम इसको सीक्वेंस डायग्राम जो है वो हमने देखी थी कि सिस्टम का क्या बिहेवियर होगा। और इसकी जो हमने वैलिड एग्जांपल ली थी, जो हम पॉइंट ऑफ सेल की बात हम शुरू से कर रहे हैं, उसमें हमने एक रजिस्टर की क्लास आइडेंटिफाई की थी, एक सेल की क्लास की थी, एक पेमेंट की क्लास की थी। चूँकि ये अंडरलाइन है, ये रजिस्टर क्लास का इंस्टेंस है, यानी कि रजिस्टर क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, ये सेल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और ये पेमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो है ये हमारे पास फंक्शन है जो इसके साथ कैश स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली आपका जो है कोई ऑफ़र हो सकती है, मतलब इसमें कोई नंबर्स हो सकते हैं और हमें पता है कि कोई भी फंक्शन जो होता है उसके पैरामीटर्स होते हैं और अगर हमने फंक्शन के थ्रू कोई चीज़ पास करनी है तो हम पैरामीटर के थ्रू पास करते हैं। तो ये हमारे पास रजिस्टर की क्लास के पास ये एक फ़ंक्शन आ रहा है, वो इस फंक्शन को फर्दर जो है वो एक और मैसेज आगे कन्वे कर रहा है। मैं यहाँ पर कभी फंक्शन का वर्ड यूज़ करूँगा, कभी ऑपरेशन का वर्ड यूज़ करूँगा, कभी मैसेज का वर्ड यूज़ करूँगा, ये सारी एक ही टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो इस तरीके से लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस डायग्राम जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो देखी थी। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रेसिप का। अब ग्रेसिप और पैटर्न को समझने के लिए हमें एक टिपिकल एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ, इससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहली एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके घर का कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट को अगर आपने ख़ुद ही मैनेज करना होता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स को जो है वो इकट्ठा करते हैं और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उनको असाइन कर देते हैं
और आप ये देखते हैं कि जिस पर्सन का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो आप उस लिहाज से जो है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस इवेंट की उसको हैंड ओवर कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका एक कज़न है, अगर वो जो है मूवी से रिलेटेड या जो है अगर उसके पास नॉलेज है, तो आप उसको ये साइन कर देते हैं कि इस इवेंट की कवरेज के लिए आपने जो है ये अरेंजमेंट करनी है। तो इसी तरह अगर आपके इवेंट में अगर खाने की ज़रूरत है, अगर वहाँ पर आपने इंटरटेन करना है, तो फिर आप उस कज़न के साथ या आप उस फ्रेंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो ऑलरेडी ये पहले उसका एक्सपीरियंस होता है या उसको ये चीज़ का पता होता है। इसी तरह अगर आपने ऑडियंस को इंटरटेन करना है, तो इंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक भी हो सकता है या और कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो ये काम करता है। तो अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की दो चीज़ें आ गई। आप जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं वो पहले से कर रहा है, मतलब डूइंग कर रहा है, और उसको नो हाउ है उस चीज़ की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो चीज़ें आ गई, एक डूइंग हो गया, एक नो हाउ हो गई कि वो इस चीज़ के बारे में जानता है। तो ये एक पहली ये हमारे पास पहली एक एग्जांपल है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसी तरह हम जैसे अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या टास्क को डिवाइड करते हैं अपने कज़न्स में या अपने फ्रेंड्स में जिनको ये चीज़ें पता होती हैं, तो इसको हम ग्रेसिप कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम असाइन कर रहे हैं। तो ये पहली एग्जांपल हो गई। अगर इस एग्जांपल की अगर आपको समझ आ गई, तो फिर मैं ये कहूँगा कि किस ऑब्जेक्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस ऑब्जेक्ट को क्या चीज़ पता होनी चाहिए, तो वहाँ से हम फिर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। दूसरी एग्जांपल है हमारी पैटर्न की। तो पैटर्न की एग्जांपल से पहले हम जो है वो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं किसी ऐसी सिटी में जा रहा हूँ जो मेरे लिए अननोन है और मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, तो जब मैं उस सिटी की तरफ जाऊँ और रास्ते में मुझे पता लगता है कि ये एक सड़क है और सड़क जो है वो बहुत टूटी हुई है, इसका रोड बहुत ख़राब है, तो फिर मेरे जहन में आता है कि अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ये प्रिकॉशंस कर लेता। इन द मीन वाइल उस रोड की वजह से जो है वो मेरे टायर्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एक तो मैं स्पेयर में रखता हूँ, तो सडनली मुझे पता लगता है कि दूसरा टायर भी डैमेज हो गया है। तो अब मेरा उस रोड पे ये एक्सपीरियंस आ रहा है, मुझे ये पता लग रहा है कि अगर मैंने लाइफ में नेक्स्ट टाइम अगर मैंने यहाँ पर जो है वो ट्रैवल करना है, तो कम से कम मैं 2-3 टायर्स जो है ना वो रखूँगा, या मैं किसी और कन्वेंस का जो है वो जो है उसकी जो है ना मैं उसका बंदोबस्त करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक जगह पे ट्रैवल किया, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस लेने से मुझे कोई चीज़ें जो है वो कंक्लूड की कि यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक व्लॉग बनाता हूँ। व्लॉग बनाने के बाद मैं उसमें जो आने वाले लोग हैं उनको मैं प्रिकॉशन देता हूँ कि आप जब भी इस रोड पे आएंगे तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। यानी कि मैं प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ, साथ सलूशन भी बता रहा हूँ। तो सेम केस विद सॉफ्टवेयर में भी हम अगर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर जब बना रहे होते हैं तो उसमें कई प्रॉब्लम्स हमें आ रही होती हैं, और साथ साथ हम सलूशन भी जो है वो उसका सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ राइटिंग अगर लिख लेते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर पैटर्न्स आ जाते हैं। उसको हम सॉफ्टवेयर पैटर्न्स कहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने में अगर ये प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम का नाम हम सॉफ्टवेयर पैटर्न के नाम से रखते हैं, और फिर सलूशन भी सजेस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आई थी और ये सलूशन हमने सजेस्ट किया। अब ये आपका एक मैनुअल बन जाता है। जब आपका ये मैनुअल बन जाता है, तो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि बीइंग अ सॉफ्टवेयर हाउस या बीइंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ये जो काम करती हैं, तो उनके पास एम्प्लॉयज़ आते जाते रहते हैं।
उनके पास कई प्रोग्रामर्स हैं, वो आ जाते हैं चले जाते हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चले जाते हैं। जो नए आने वाले प्रोग्रामर्स होते हैं या एनालिस्ट होते हैं, उनके पास ये बुकलेट होती है कि नेक्स्ट टाइम अगर हमने ये प्रॉब्लम अगर हमें फेस करनी पड़ी तो उसका क्या क्या सोल्यूशन होगा, तो वो सॉफ्टवेयर पैटर्न से ही उनको पता लगता है। तो इस तरीके से हम अभी जो देखेंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो है वो पैटर्न्स की तरफ जो है वो हम डिटेल से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मेथड्स। द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिज़ाइन इज़ टू आइडेंटिफाई द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, डिसाइड what methods along where and how these objects should interact। तो UML में मैं हमेशा ये 3 चीज़ें ज़रूर डिस्कस करूँगा। ये जो 3 चीज़ें हैं इनकी क्लैरिटी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात मैं करूँगा क्लासेस की, दूसरी बात करूँगा मैं ऑब्जेक्ट्स की, फिर मैं इनकी इंटरेक्शन की बात करूँगा, और वो जो इंटरेक्शन होगी वो थ्रू मेथड्स की होंगी। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के वीक हैं तो आप उसको पहले अच्छे तरीके से जो है वो उसकी क्लैरिटी कर लें, तो ये फिर समझना मुश्किल नहीं होगा। तो UML का फोकस ही यही है कि क्लासेस को आइडेंटिफाई करें, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और इनके इंटरेक्शन को देखें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। तो ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि आपकी तरफ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लगाते हैं। ये ऐसे ही है जो मैंने पहले एग्जांपल दी है कि आपके घर में इवेंट है तो आप उसी पर्सन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो उस चीज़ के बारे में नो हाउ रखता है, नोइंग करता है और उस बारे में उसने कोई चीज़ पहले से की हुई है या वो करने जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की 2 टाइप्स हो गई, डूइंग एंड नोइंग। तो इसी तरीके से हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को काम असाइन करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने कोई भी टास्क करना होता है तो वो हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करते हैं। डूइंग समथिंग इटसेल्फ, क्रिएशन एन ऑब्जेक्ट, डूइंग कैलकुलेशन। जैसे अगर हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो ये काम हो रहा है। इनिशिएटिंग एक्शन इन अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अगर आपने काम करना है तो ये भी डूइंग में आता है। कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ इन अदर ऑब्जेक्ट्स। कंट्रोलिंग का मतलब है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना, और कोऑर्डिनेटिंग के एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने को कहते हैं। ये सारी चीज़ें डूइंग कहलाती हैं। नोइंग का मतलब है नोइंग अबाउट द प्राइवेट इनकैप्सुलेटेड डाटा। इनकैप्सुलेटेड डाटा का मतलब है कि हमारे पास जो इनक्लोज हुआ है डाटा हमारे ऑब्जेक्ट्स के पास, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास एक डाटा होता है, उसको और उसकी एक विजिबिलिटी मॉडिफायर होता है, जैसे प्राइवेट है, पब्लिक है। और अगर ऑब्जेक्ट ने उसका प्राइवेट विजिबिलिटी मॉडिफायर रखा हुआ है तो ज़ाहिर है हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पता होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्ट के पास कौन सा डाटा है। नोइंग अबाउट द रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, एक दूसरे के ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। नोइंग अबाउट द थिंग्स इट कैन ड्राइव और कैलकुलेटेड, कि वो कौन कौन सी चीज़ें ड्राइव कर सकता है, कंक्लूड कर सकता है और कैलकुलेट कर सकता है। तो अभी ये कुछ चीज़ों की समझ आएगी, लेकिन जब आगे जब हम एग्जांपल लेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ये पहले वाली ही बात की है, इसको उन्होंने जो है वो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल जो है वो शो किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर असाइंड to the class during the object design. For example, we may declare the following: a sale is responsible for creating the sale line items। तो अब ये देखें, ये सेल, ये हमारी एक क्लास है, उसकी ज़िम्मेदारी हमने लगा दी है कि वो इसको क्रिएट करेगी, सेल लाइन आइटम्स। और एक सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस काम के लिए? टोटल को कैलकुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इसकी लगा दी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने यही चीज़ें तो करनी होती है कि किस सेल किस क्लास की और किस ऑब्जेक्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमारे जो टास्क हैं टोटल हमारे लेट्स सपोज
50 टास्क हैं, तो 50 टास्क को हम डिवाइड कर लेते हैं कि कौन सी क्लास और कौन से ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू द नोइंग आर ऑफन inferable from the domain model because of attribute and associations it illustrate. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमूमन हमें काफ़ी हद तक डोमेन मॉडल दे देता है, क्योंकि डोमेन मॉडल में हमने पढ़ा था कि हम उसके एट्रीब्यूट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं और उसकी एसोसिएशन, तो वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं कि जी एक ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी नोइंग है और उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लगाने जा रहे हैं. द ट्रांसलेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू क्लासेस एंड मेथड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रैनुलैरिटी. ग्रैनुलैरिटी का मतलब है कि लेवल ऑफ डिटेल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हम सबसे पहले जब देखते हैं कि हमारे टोटल कितने टास्क हैं, अभी मैंने एग्जांपल दी है, हमारे अगर 50 टास्क हैं तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि इन टास्क को हमने किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, किन किन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसलेट करना है. फॉर एग्जांपल प्रोवाइड द एक्सेस टू रिलेशनल डेटाबेस. तो ये हमारा एक एग्जांपल है कि हमने अगर कोई डेटाबेस को एक्सेस करना है, क्योंकि हमारे पास तो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड पे बटन्स हैं, तो बटन्स को जब हम इनेबल करेंगे तो वो हमारी डेटाबेस जो बैकएंड पे है उसके साथ इंटरेक्शन होगा. मे इन्वॉल्व द डजन ऑफ क्लासेस एंड हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स वेयर एज क्रिएट अ सेल मे इन्वॉल्व ओनली वन और फ्यू मेथड्स. तो वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे थे कि जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक इंटरफेस है और उस पर बटन्स हैं, तो बटन्स को जब आप क्लिक करते हैं, सेव के बटन को क्लिक करते हैं, तो वो फौरी तौर पे डेटाबेस में सेव होता है. तो डेटाबेस और आपके फ्रंट एंड के दरमियान एक पूरी एक प्रोग्रामिंग होती है जिसमें काफ़ी क्लासेस और मेथड इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो कि उसके कनेक्शन को बना रहे होते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट द सेम थिंग एज अ मेथड बट मेथड्स आर इम्प्लीमेंटेड टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पर उन्होंने इसको डिस्टिंक्ट किया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेथड सेम थिंग नहीं होते. मेथड जो होते हैं वो किसी काम को सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो मेथड्स जो है उसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं. मेथड्स आइदर एक्ट अलोन और कोलैबोरेट विद अदर मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स. तो मेथड्स जो हैं या तो वो अकेले काम करते हैं या किसी दूसरे मेथड के साथ मिलके या ऑब्जेक्ट के साथ मिलके एक काम सरअंजाम देते हैं. आगे एग्जांपल से काफ़ी आपको क्लैरिटी हो जाएगी. Within the UML artifacts, a common context where these responsibilities implemented as method are considered is during the creation of interaction diagram. Sale object have been given the responsibility to create the payments handled with the make payment methods. तो यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है कि जो एक सेल है, सेल की ज़िम्मेदारी हमने लगा दी है कि उसने मेथड पेमेंट को क्रिएट करना है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी आइटम्स होंगी उतनी ज़्यादा पेमेंट होगी. सेल के अंदर अगर ज़्यादा आइटम्स होंगी तो ज़्यादा पेमेंट होगी. सेल के अंदर अगर कम आइटम्स होंगी तो ये पेमेंट कम होगी. तो इसका मतलब है पेमेंट डिपेंड कर रही है सेल के ऊपर, और सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लगा देते हैं कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पेमेंट को क्रिएट करना है. अब हम आ जाते हैं पैटर्न्स की तरफ. पैटर्न्स शुरू में मैंने एग्जांपल दी थी कि पैटर्न्स का मतलब ये होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम आई, हमने फिर उसे सोल्यूशन दिया और उसको मैनुअल की फॉर्म में हमने रख दिया. अब जो नए आने वाले हैं पर्सन या एग्जिस्टिंग पर्सन्स जिन्होंने दोबारा ये सिस्टम बनाना है या इससे मिलता जुलता सिस्टम बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर पैटर्न्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, इसमें से देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी और कौन कौन सा सोल्यूशन हमने सजेस्ट किया. वी विल एम्फसाइज द प्रिंसिपल्स expressed in patterns to guide choice in where to assign the responsibilities. A pattern is a named description of a problem
and a solution that can be applied to the new context. It provides the advice in how to apply it in varying the circumstances. तो पैटर्न हमारा जो होता है वो बेसिकली दिस इज़ एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट प्रपोज द इंटेंडेड सोल्यूशन. तो ये आइडेंटिफाई करता है हमारी प्रॉब्लम को और सोल्यूशन भी सजेस्ट करता है. पैटर्न्स को हम कैसे लिखते हैं? पैटर्न का एक नाम होता है. सबसे पहले ये आपके सामने पैटर्न का नाम, फिर प्रॉब्लम, फिर सोल्यूशन. क्योंकि पैटर्न के नाम से हम जो है उसको सर्च करते हैं और उसके क्योंकि उस पैटर्न में कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, 10 प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं. तो इस पैटर्न के नेम से हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. प्रॉब्लम हमने लिखी हुई है व्हाट इज़ द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल बाय विच टू असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू ऑब्जेक्ट. तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं. ये हमारी प्रॉब्लम है. सोल्यूशन क्या है? असाइन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लास दैट हैज़ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू फुलफिल इट. तो आप उस क्लास को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें जो इसको फुलफिल कर सकती है. ये स्मॉल सा जो है वो बताने के लिए पैटर्न बताया हुआ है. जैसे इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट किया, व्हाट इज़ अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्जेक्ट. ये हमने वो प्रॉब्लम, इसी को ये सोल्यूशन दिया हुआ है, ये जो अभी मैंने डिस्कस किया हुआ है. इन द नेक्स्ट जनरेशन पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन. तो ये वही वाली प्रॉब्लम है पॉइंट ऑफ सेल वाली जो हम शुरू से एक लेके चल रहे हैं. हु शुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग द ग्रैंड टोटल ऑफ द सेल. ये हमारी एक बहुत बड़ी है कि सब जो हमारा टोटल सेल हो गई, सेल जो हमारी रसीद के ऊपर नज़र आएगी, वो कौन सी क्लास या ऑब्जेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसको बनाने के लिए. बाय इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट वी शुड लुक फॉर दैट क्लास दैट हैज़ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिटरमिन द टोटल. तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि किस क्लास की ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फुलफ़िल करने के लिए. Do we look in a domain model or the design model to analyze the class that have the information needed. ये एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि क्या हमें डोमेन मॉडल की तरफ देना चाहिए, हमें डोमेन मॉडल की तरफ देखना चाहिए इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, या हमें डिज़ाइन मॉडल की तरफ, यानी कि डोमेन मॉडल डिज़ाइन मॉडल ही है, या हमें दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए कि वहाँ से हमें पता लगे. अज्यूम देयर इज़ नो और मिनिमल डिज़ाइन मॉडल, लुक द डोमेन मॉडल फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट. तो हम डोमेन मॉडल की तरफ ही देखते हैं. यहाँ से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी. ये एग्जांपल है. इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट ऑल द सेल लाइन आइटम्स, इंस्टेंसेस ऑफ ए सेल एंड द सम ऑफ द सब टोटल. अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक ये क्लास है, एक सेल लाइन आइटम की क्लास है, एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की क्लास है. हम ये चाह रहे हैं कि इन 3 क्लासेस में से किस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी जो रिसिप्ट है, हमारी जो रसीद है, उसके ऊपर टोटल जो है वो शो करने की. तो इसमें से हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये हमारी एक पार्शियल इंटरेक्शन डायग्राम है. आगे जाके हम इसको जो है यहाँ से हमें काफ़ी पता लगेगा. व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड टू डिटरमिन द लाइन आइटम सब टोटल. तो लाइन आइटम सब टोटल के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्वांटिटी एंड प्राइस. जब हम टोटल करते हैं तो हमें 2 चीज़ों का इल्म होना चाहिए. एक तो हमें पता लगना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटी की जो है प्रोडक्ट है. अगर 5 आइटम्स हैं तो 5 आइटम्स के लिहाज से हमें प्राइस की ज़रूरत होगी, और अगर हमारे पास 10 आइटम्स हैं तो 10 आइटम्स के लिहाज से हमारे पास प्राइस की ज़रूरत होगी. हमें ये नीडेड है. एक सब टोटल होता है, एक ग्रैंड टोटल होता है. सब टोटल वो होता है जिसमें आपने प्रोडक्ट परचेज़ की. लेट्स सपोज आपने 10 प्रोडक्ट्स परचेज़ की, उसकी क्वांटिटी और प्राइस लिखी होती है, और
वो विदाउट सेल टैक्स के जो है, जो आपके पास सब टोटल आता है वो ये होता है। लेकिन जब आप उसमें सेल टैक्स वगैरह उसमें ऐड करते हैं तो वो ग्रैंड टोटल बन जाता है हमारे पास। अब आपके सामने ये एक सेल का एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास कि इसको क्या चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसके पास एक टोटल पता होना चाहिए। किस चीज़ का टोटल पता होना चाहिए? जितनी हमने क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स ली हैं, और हमें उसकी प्राइस का भी पता होना चाहिए। तो 10 प्रोडक्ट्स हैं तो 10 उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो वो ये सब टोटल जो है वो यहाँ पर वो कैलकुलेट कर देगा। यहाँ से और क्लैरिटी हो जाएगी। टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोइंग एंड आंसरिंग इट्स टोटल, अ सेल लाइन आइटम नीड टू नो द प्रोडक्ट प्राइस। तो ये सेल लाइन आइटम का हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इसको सब टोटल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? नीड टू नो द प्रोडक्ट प्राइस। तो प्रोडक्ट प्राइस की इसको पता होगी तो ये सब टोटल देगा। द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इज़ द इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट ऑन आंसरिंग द प्राइस। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, ये मिल के हमें पूरा आंसर देगी कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? सेल लाइन आइटम की हो गई। तो अगर मैं इसको अपनी डिस्कशन को अगर मैं सम अप करूं, तो हमने जो चीज़ें अभी डिस्कस की हैं वो ये की हैं कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पैटर्न की बात की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हमने ज़िम्मेदारी देनी है। ज़िम्मेदारी किसको देनी है? जो वो काम करता है। तो हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल लाइन आइटम को दे दी कि इसकी ज़िम्मेदारी है टोटल की। तो अगर इसकी ज़िम्मेदारी है टोटल की, तो फिर उसको कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए। जैसे उसको हर चीज़, उसके क्वांटिटी का पता होना चाहिए कि टोटल कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ होने जा रही है और उसकी क्या क्या प्राइस है। उसके बाद वो ये सब टोटल जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? सेल लाइन आइटम के ऑब्जेक्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। जैसे यहाँ से भी पता लग जाएगा, टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोइंग एंड आंसरिंग द सेल्स टोटल, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर असाइन टू 3 डिज़ाइन क्लासेस। तो इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोइंग द सेल टोटल। सेल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लगा दी कि वो सेल के टोटल को जो है वो टोटल कितनी सेल हुई है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताए। और सेल लाइन आइटम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोस लाइन आइटम टोटल। लाइन आइटम वो होती हैं जो आप प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए जा रहे होते हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि हर प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। तो अगर आप ये देखें कि हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, सेल है, सेल लाइन आइटम है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। अगर हम देखें तो इसमें हर क्लास की हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेसिव। और पैटर्न्स किसको कहते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का इंटेंडेड सोल्यूशन जब हम देते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर पैटर्न्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई डू होप कि आपको काफ़ी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस चीज़ को आप बार बार जो है वो देखें, क्योंकि जब आपको क्लास की जो है जो हमारी क्लास है और ऑब्जेक्ट्स जिसकी हम बात करते हैं, अगर इसका पता होगा तो तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।